खमागणी दोस्तों, आज हम क्राइम की दुनिया से आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। आपके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी जब आपको पता चलेगा कि टोटल 38 लोग गायब हुए थे, जिसमें से 17 का मर्डर प्रूव भी हुआ। इनमें मोस्टली बच्चे थे, पर फिर भी एक्यूज्ड आज भी जिंदा है। एक्यूज्ड को फांसी की सजा भी हुई, पर क्या आप विश्वास करेंगे कि आधी रात को कोर्ट खुलवाकर उनकी फांसी को रोक दिया गया। है ना अजीब। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस स्टोरी पर नेटफ्लिक्स एक मूवी या फिर सीरीज ऑफ एपिसोड्स बहुत ही जल्द लेकर आ रहा है। तो चलिए सुनते हैं एक अय्याश मालिक और आदमखोर नौकर की कहानी। बात है 2006 की, जब नोएडा के एक एरिया जो कि सेक्टर 31 में है, वहाँ कुछ टाइम से छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। 1 जनवरी 2007 में यह केस पहली बार लाइमलाइट में आया था। दिल्ली के करीब नोएडा में निठारी नाम का एक गाँव था। एक रोड बीच में थी। रोड के एक तरफ निठारी गाँव था और दूसरी तरफ रोड के नोएडा का सेक्टर 31, जो की एक पॉश कॉलोनी है। होता क्या था कि बच्चे गायब होते थे, पर गरीब परिवार से होने के कारण पुलिस भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। लोग पुलिस के पास भी जाते थे तो पुलिस उन्हें सीरियसली नहीं लेती थी। इस तरह से मामला बढ़ता रहा और मई 2006 में एक 14 से 15 साल की बच्ची गायब हो जाती। उस बच्ची के पिता पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वेस्ट करती है, पर पुलिस उस मामले को टाल देती है। अब होता यह है कि वो लड़की के पिता अपने ही बेसिस पर बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते हुए एक रिक्शा वाले से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सेक्टर 31 के बंगलो नंबर D5 में अंदर तो गई थी, पर बाहर नहीं आई। रिक्शा वाला बताता है कि वो लड़की उसके रिक्शे में ही उस बंगलो में गई थी और रिक्शा को बाहर रोककर कुछ देर में पैसे लाकर देने की बात बोलती है। काफी देर तक जब वो लड़की बाहर नहीं आई तो वो रिक्शा वाला डोरबेल बजाता है। एक शख्स बाहर आता है। रिक्शा वाले के पूछने पर वो बोलता है कि लड़की तो चली गई, पर वो रिक्शा वाला कहता है कि मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूँ और गेट पर ही था, मैंने तो किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। तब वो आदमी उस रिक्शा वाले को भगा देता है। ये सारी स्टोरी रिक्शा वाला उस लड़की के पिता को बताता है। जब पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो फाइनली उस लड़की का पिता सेशन कोर्ट में जाकर इन सारी डिटेल्स के साथ एक रिपोर्ट देता है। तब कोर्ट का ऑर्डर आता है और एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में उस बंगलो के ओनर का नाम भी ऐड हो जाता है। बंगलो ओनर काफी अमीर और रसूखदार होता है, इसलिए वो सेशन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यू रखता है। अब पुलिस ने जांच शुरू की। तब तक टाइम दिसंबर 2006 तक पहुंच गया, यानी काफी टाइम निकल चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को भी मनोबल मिलता है और वो सब मिलकर पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं ताकि तहकीकात शुरू की जा सके। फाइनली पुलिस को तहकीकात करनी पड़ती है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। तब उन्हें एक अजीब बात पता चलती है, वो ये कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन्हें लास्ट बार सेक्टर 31 के D5 बंगलों के आसपास ही देखा गया था। पुलिस शॉक हो जाती है। जब पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो उन्हें पता चलता है कि उस बंगलों में एक रसूखदार बिजनेसमैन जिसका नाम होता है मोनिंदर और उसका नौकर सुरेंद्र रहते हैं। मोनिंदर उस बंगलों में कभी कभार ही आता जाता था, वो भी सिर्फ अपने मौज शौक पूरे करने। बाकी टाइम उसका नौकर सुरेंद्र ही उस बंगलों की देखरेख करता था और फुल टाइम वहीं पे रहता था। पुलिस तमाम प्रेशर के बावजूद डिसाइड करती है कि उसे उस बंगलों की तलाशी लेनी चाहिए। पुलिस वहां पहुंचती है और पूरी छानबीन करती है, पर फिर भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। पुलिस को देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होना शुरू होते हैं। पुलिस की सर्च के दौरान कुछ लोग उस बंगले के पीछे भी जाकर चेक करते हैं, वहां उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। बंगलों के पीछे एक नाला होता है जहां लोगों की धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगती है। उसी भीड़ में से एक शख्स निकलता है और बंगलों के पीछे नाले में पड़ी कुछ पॉलिथीन की तरफ इशारा करता है। वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर पुलिस को बताता है और अपना शक जताता है। पुलिस एक आदमी को बुलाकर उन पॉलीबैग्स को निकलवाना शुरू करती है। उनमें से एक थैला निकालकर पुलिस उसे खुलवाती है। शॉकिंगली उस थैले से बच्चे के पैर के टुकड़े निकलते हैं। ये देखकर पुलिस वाले के हाथ पर फूल जाते हैं। वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आनन फानन में उस लोकेशन पर पहुंचने लगते हैं। फिर एक एक कर दूसरे पॉलीबैग्स को भी निकाला जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन सब पॉलीबैग्स में ह्यूमन पार्ट्स निकलते हैं, यानी वो जो बच्चे गायब हुए थे उनके कटे हुए शरीर के टुकड़े निकलते हैं। जब पॉलीबैग्स को इंस्पेक्ट किया जाता है तो उसमें सिर्फ इंसानी सर, हाथ और पैर निकलते हैं, पर गर्दन से नीचे का हिस्सा नहीं मिलता। पुलिस इन सब पॉलीबैग्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है। रिकॉर्ड्स के बेसिस पर टोटल 17 सर मिलते हैं। अब पुलिस ने मोनिंदर और सुरेंद्र को पकड़ लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है पर कोई सक्सेस नहीं मिलती। पुलिस को शक होता है कि शायद ये दोनों इंसानी अंगों की तस्करी में शामिल है और इनका कोई गैंग है। पुलिस अपना पूरा जोर लगाती है, पर फिर जांच में ये बात पता चलती है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, यानी इंसानी अंगों की कोई तस्करी नहीं हो रही है। जब क्राइम का कोई रीजन नहीं मिलता तब पुलिस फिर से मोनिंदर के घर की तलाशी लेती है और इस दौरान सर्च में उन्हें वही लड़की जो मई 2006 में गायब हुई थी उसका मोबाइल हैंडसेट मिलता है। पूछताछ में मोनिंदर मोबाइल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होने से इनकार कर देता है। फिर पुलिस नौकर यानी सुरेंद्र से पूछताछ करती है। यहाँ पर भी पुलिस को कोई ठोस सबूत या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फाइनली पुलिस की कड़ी पूछताछ में मोनिंदर बताता है कि वो अपने बंगले में बहुत कम आया जाया करता और वो भी सिर्फ अपने मौज शौक पूरे करने, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शराब और लड़कियां होती। पुलिस जब मोनिंदर का बैकग्राउंड चेक करती है तो उन्हें मोनिंदर की बातें सच मिलती है। अब पुलिस एक खेल खेलती है। वह सुरेंद्र को बोलती है कि मोनिंदर ने उसके सारे राज उगल दिए हैं और बता दिया है कि कैसे वो उन सब क्राइम्स के लिए जिम्मेदार है, इसलिए अब सिर्फ सुरेंद्र ही फंसेगा।
सुरेंद्र के दिमाग में हलचल होने लगती है और फाइनली 2 से 3 दिन बाद सुरेंद्र अपना सच खोलना शुरू करता है। जब पहली बार सुरेंद्र ने पुलिस के सामने सच बोला, उस वक्त उस रूम में सुरेंद्र के साथ 4 पुलिस वाले होते हैं। सच सुनकर 4 पुलिस वाले रूम से इमीडिएटली बाहर चले जाते हैं। 2 पुलिस वाले तो वहीं उल्टी कर देते हैं और बाकी 2 सीनियर से सुरेंद्र की पूछताछ में अपना इन्वॉल्वमेंट ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर जो पुलिस वाले अपने सीनियर्स को बताते हैं वो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उन 4 पुलिस वालों की मना करने पर अब उस पूछताछ रूम में 10 पुलिस वाले जाते हैं, जहां सुरेंद्र के हाथ बांधे जाते हैं और फिर उससे आगे की इंट्रोगेशन की जाती है। सुरेंद्र सच बोलना शुरू करता है। वो कन्फेस करता है कि जो बच्चे मरे हैं उनको उसने ही मारा है और उनके शरीर के हिस्सों को काटकर अपने किचन में कुकर में पकाकर उसने खा लिया है। ये सुनकर पुलिस वालों के दिमाग सुन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर पुलिस वाले भी तो हमारी तरह इंसान ही है। ऐसे क्राइम सुनने के बाद किसी का भी यही रिएक्शन होता है। खैर, बाद में सुरेंद्र ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूला और आउट ऑफ 17 केसेस में उसे 12 से 13 केसेस में फांसी की सजा मिली। उसे फांसी लगने वाली भी थी, बट अक्टूबर 2023 में कुछ ह्यूमन राइट्स वालों ने आधी रात को कोर्ट खुलवाकर उसकी फांसी को रुकवा दिया था। रिसेंट मीडिया और लेटेस्ट ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के इस बहुचर्चित केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट के अगेंस्ट सीबीआई की फ्रेश प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी हियरिंग अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। देखते हैं उन सभी बच्चों को और उनकी फैमिली मेंबर्स को कब तक न्याय मिलता है या फिर न्याय मिलेगा भी कि नहीं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।